व्यापार एवं पेशे से आय एवं लाभ, इसके 11वें भाग में आपका पुनः स्वागत। Depreciation in case of succession of firm, sole proprietary concern by a company or business reorganization or amalgamation or demerger of companies. किसी कंपनी या व्यवसाय पुनर्गठन या एकीकरण या कंपनियों के डीमर्जर द्वारा फर्म एकल स्वामित्व की मामले में मूल्यह्रास। As per the sixth proviso to section 32(1)(2), depreciation allowable in the hands of as per the sixth proviso to section 32(1)(2), depreciation allowable in the hands of predecessor and the successor in case of succession of firm, sole proprietary concern by a company fulfilling the conditions mentioned in section 47, 13 and 14. It may be noted that the conditions specified in clause 13, 13b, 14 of section 47 will be discussed at final level. The question based on the sixth proviso to section 32(1)(2) has to be solved, assuming that the conditions specified in such clauses to section 47 are satisfied. Predecessor company and successor LLP in case of conversion of a private company or an unlisted public limited company into an LLP fulfilling the conditions mentioned in section 47 13b, or amalgamated company or demerged or resulting company in case of amalgamation or demerger of companies shall not exceed the amount of depreciation calculated at the prescribed rates as if the succession, business reorganization, amalgamation or demerger has not taken place. खंड 32(1) को छठे प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास के हाथों में स्वीकार्यता। पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी के मामले में उत्तराधिकारी एकमात्र स्वामी के मामले में कंपनी द्वारा धारा 47, उपधारा 13 या 14। यहाँ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुभाग 47 के खंड 13, 13b, 14 में निर्दिष्ट शर्तों को अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी। धारा 32(1)(2) के लिए छठे प्रावधान के आधार पर यह माना जाता है कि ऐसी धाराओं में धारा 47 में निर्दिष्ट शर्तें संतुष्ट है। एक निजी कंपनी या एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के रूपांतरण के मामले में पूर्ववर्ती कंपनी और उत्तराधिकारी एलएलपी में अनुभाग 47, 13b या एकीकरण या कंपनियों के डीमर्जर के मामले में समामेलन, एकीकृत कंपनी या डीमर्जर किए गए या परिणामी कंपनी, इन तीनों ही परिस्थितियों में निर्धारित दरों पर गणना की गई मूल्यह्रास की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उत्तराधिकार, व्यापार पुनर्गठन, एकीकरण या डीमर्जर हुए ही नहीं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस तरह के मूल्यह्रास की मात्रा दो संस्थानों के बीच विभाजित की जाएगी, जिसके लिए परिसंपत्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली दिनों की संख्या के अनुपात में होगा। किसी भी परिस्थिति में मूल्यह्रास की राशि दोनों संस्थाओं में कुल 1 वर्ष के लिए स्वीकृत मूल्यह्रास की राशि से ज़्यादा नहीं हो सकती।
Actual cost, section 43, subsection 1. वास्तविक लागत, धारा 43, उपधारा 1. The expression actual cost means the actual cost of the asset to the assessee as reduced by the proportion of the cost thereof, if any, as has been met directly or indirectly by any other person or authority. अभिव्यक्ति वास्तविक लागत से परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का अर्थ उस लागत के हिस्से से कम करने के पश्चात है, यदि कोई हो, जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो गया हो. However, where an assessee incurs any expenditure for acquisition of any asset or part thereof, in respect of which a payment or aggregate of payments made to a person in a way otherwise than by an account pay check drawn on a bank or account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other prescribed electronic mode exceeds rupees 10,000, such expenditure shall not form part of actual cost of such asset. Proviso to section 43(1). खंड 43(1) के दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां निर्धारित किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए किसी भी व्यय का भुगतान करता है, जिसमें किसी एक दिन में किसी भुगतान या कुल भुगतान बैंक या खाता भुगतानकर्ता बैंक ड्राफ्ट पर आधारित खाता भुगतानकर्ता चेक का उपयोग बैंकिंग खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या किसी अन्य निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 10,000 रुपये से अधिक है, ऐसे व्यय ऐसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत का हिस्सा नहीं होंगे. सामान्य शब्दों में 10,000 रुपये से अधिक किए गए भुगतान आपको बैंकिंग सिस्टम से ही करने होंगे. यदि बैंकिंग सिस्टम से नहीं किए गए हैं तो 10,000 रुपये से अधिक के नगद भुगतान किसी भी संपत्ति की लागत में जोड़े नहीं जाएंगे. Assets used for business after it. Actual cost in certain special situations. Explanation to section 43(1). धारा 43(1) के दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वास्तविक लागत ज्ञात करने की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां. नंबर 1, assets used for business after it ceases to be used for scientific research. Where an asset is used for the purpose of business after it ceases to be used for scientific research related to the business, the actual cost to the assessee for depreciation purposes shall be the actual cost to the assessee as reduced by any deduction allowed under section 35(1)(4) explanation 1. वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल होने के बाद व्यवसाय के लिए प्रयोग में की जाने वाली संपत्ति. व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए किसी परिसंपत्ति का उपयोग जब व्यापार से जुड़ी हुई वैज्ञानिक अनुसंधान के उपयोग में करने के पश्चात किया जाता है, तो मूल्यह्रास के उद्देश्यों के लिए करदाता की वास्तविक लागत धारा 45(1)(4) स्पष्टीकरण 1 के तहत पूर्व में प्राप्त की गई किसी भी कटौती से
लागत को कम करने के पश्चात शेष बची हुई राशि को करदाता के लिए वास्तविक लागत मानी जाएगी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि करदाता के व्यापार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आने वाली पूंजीगत संपत्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 में 100% छूट मिलती है। अतः यदि ऐसी कोई संपत्ति बाद के वर्षों में व्यापार के सामान्य प्रयोग में आए तो उस पर हास की कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी संपत्ति का पूर्ण लागत का कटौती के रूप में व्यापार एवं पेशे शीर्षक में राशि का उपयोग किया जा चुका है एवं ऐसी संपत्ति की लागत शून्य मानी जाएगी। परंतु कभी कभी लाभों के अभाव में पूर्ण 100% की छूट लेना संभव नहीं होता, तब ऐसी परिस्थिति में जितनी छूट नहीं ली गई है और कोई शेष राशि छूट लेने से रह गई है, तो वह जब व्यापार एवं पेशे के अन्य उपयोग में उस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा तब उसके वास्तविक लागत माना जाएगा। नंबर 2, इन्वेंट्री कन्वर्टेड into capital asset and used for business or profession. Where inventory is converted or treated as a capital asset and is used for the purpose of business or profession, the fair market value of such inventory as on the date of its conversion into capital asset determined in the prescribed manner shall be the actual cost of such capital asset to the SSE explanation 1A। जहाँ बिक्री माल पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित किया गया है, यानी स्टॉक को पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित किया गया है, रहतिये को पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तित किया गया है, माना जाएगा कि जिसका प्रयोग व्यापार अथवा पेशे में किया गया हो उसका उचित बाजार मूल्य परिवर्तन की तिथि पर निर्धारित तरीके से किया जाएगा, जो करदाता के लिए उस पूंजीगत संपत्ति की लागत माना जाएगा। स्पष्टीकरण 1A। Assets is acquired by way of gift or inheritance. Where an asset is acquired by way of gift or inheritance, its actual cost shall be the actual cost to the previous owner minus depreciation allowable to the SSE as if asset was the only asset in the relevant block of assets। एक्सप्लेनेशन 2। उपहार अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की लागत। यदि करदाता को कोई संपत्ति उपहार या उत्तराधिकार में मिलती है तो ऐसी संपत्ति की लागत वही होगी जो संपत्ति देने वाले के लिए थी। यदि ऐसी संपत्ति पर हास स्वीकृत होता है तो पहले संपत्ति के लिए निर्धारित दर से क्रमागत विधि द्वारा हास घटाते हुए उसका अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाएगा, यह मानते हुए कि जैसे उस खंड में वह एकमात्र संपत्ति हो एवं उपहार ग्रहीता के लिए संपत्ति का अपलिखित मूल्य ही लागत माना जाएगा। यदि प्रश्न में जिस दिन संपत्ति उपहार में प्राप्त हुई है उस दिन संपत्ति का बाजार मूल्य दिया हुआ हो तो ऐसे मूल्य को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। Further, any expenditure incurred by the SSE, such as expenditure on freight, installation, etc., of such asset would also be includable in the actual asset value। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यदि करदाता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यय फ्रेट या स्थापना के लिए उप संपत्ति पर किया गया है तो उसे वास्तविक लागत में जोड़ा जाएगा। सेकेंड हैंड एसेट्स, पूर्व में प्रयोग में ली जा चुकी संपत्ति। वेयर बिफोर द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन
by the SSE, the asset was at any time used by any other person for the purpose of his business or profession, and the assessing officer is satisfied that the main purpose of the transfer of the asset directly or indirectly to the SSE was the reduction of liability of income tax directly or indirectly to the SSE by claiming depreciation with reference to an enhanced cost. The actual cost to the SSE shall be taken to be such an amount which the assessing officer may, with the previous approval of the Joint Commissioner, determine having regard to all the circumstances of the case. Explanation 3. यदि कोई करदाता एक बार अपनी संपत्ति को कम मूल्य पर बेचकर अधिक मूल्य पर खरीदता है तो संपत्ति की लागत वह नहीं मानी जाएगी जिस पर संपत्ति खरीदी गई है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति से संपत्ति की वह लागत मान सकता है जो वह उचित समझे। एक्सप्लेनेशन 3। अन्य शब्दों में, जहां निर्धारिती द्वारा अधिग्रहण की तारीख से पहले परिसंपत्ति किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय या पैसे के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती थी और मूल्यांकन अधिकारी संतुष्ट है कि मुख्य उद्देश्य निर्धारिती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति का हस्तांतरण निर्धारिती को आयकर की देनदारी से कम करना है, एक बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में मूल्यह्रास का दावा करके करदाता को वास्तविक लागत के रूप में उस राशि को लिया जाएगा जो मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त निदेशक की अनुमोदना के साथ मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन 3 स्पष्टीकरण 3। इस प्रकार के बनाए गए नियमों का मुख्य उद्देश्य कर की चोरी रोकना है ताकि कोई भी व्यक्ति उसी संपत्ति पर बार बार अधिक मूल्यह्रास का दावा करके अपने कर दायित्व को कम न कर सके। संपत्ति की लागत ज्ञात करने से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर अभी डिस्कशन बाकी है जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।